हेलो। सो चित्रकला हो गई थी और आज हम देख रहे हैं लोक कलाएँ। सो बैक टू सीरीज़, बेसिक सीरीज़ में आपका वापस स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। आमिर खान के द्वारा बिना किसी तामझाम या प्रदर्शन से जब हम अपनी स्वाभाविक जो कलाकारी है उसको चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश करते हैं तो उसे हम लोक कला कहते हैं। सो वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक और प्रस्तुतकर्ता होती है। सो राजस्थान की अगर लोक कलाओं की बात करें तो उसमें सबसे पहला भाग आता है सांझी। सांझी जो लोक कला की अगर बात करें तो दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में यह मनाई जाती है और कुंवारी कन्याएं इसमें सफ़ेदी पुती जो दीवार होती हैं उन दीवारों पर 15 दिन लगातार जो है वो गोबर से आकार उकेरती है और उसका पूजन करती हैं। तो इसी को सांझी कहा जाता है और इसे सांझी कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे सांझी कहते हैं कहीं पर, तो कहीं पर संजुली कहते हैं, कहीं पर सांजुली कहते हैं, सिंजी, सांझ या के हंजी या हंजिया आदि के कई नामों से इसको जाना जाता है। सो कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े या मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल पत्तियाँ आदि जो है वो उनके प्रयोग के द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षण आकृति का निर्माण करती है। सो सांझी जो है उसे माता पार्वती का जो है वो रूप मानकर अच्छे वर और घर की कामना के लिए जो है वो कन्याएं इसका पूजन करती हैं और पहले दिन से 10वें दिन तक जो है वो 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन जो है वो बनाए जाते हैं। किंतु अंतिम जो 5 दिन होते हैं उसमें बहुत बड़े आकारों में सांझी की रचना की जाती है जिसे संज्ञा कोट कहा जाता है। सो संज्ञा कोट किससे संबंधित है तो वो सांझी से ही संबंधित है और पहले दिन इसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे और दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन इसमें पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़ और छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक और या नगाड़े और 9वें दिन बंधनवार और 10वें दिन खजूर का पेड़ इसमें बनाया जाता है। सो 1 से लगा के 10 दिन तक जो है वो अलग अलग तरह की इस तरह की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। आखिरी जो 5 दिन होते हैं उसमें संज्ञा कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में जो है वो सांझी माता और व मानव और इसके अलावा पशु पक्षी, प्रकृति आदि का भी चित्रण किया जाता है। सो ये हो गया सांझी। देन अब देखते हैं मांडना। मांडना क्या होता है? मांडने जो है वो दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं बेसिकली। सो घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक या घड़े रखने का जहाँ स्थान होता है, इसके अलावा पूजन स्थल वगैरह होते हैं तो आदि पर ये मांडने जो है वो अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि जो हैं वो इसके आदि के साथ ही इस गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलिया, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार और गणगौर पर गुणों अर्थात एक मिठाई होती है गुण, उसे कहा जाता है, उसका जोड़ और इसके अलावा घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर बनाए जाते हैं और लहरिया, चौक, फूल बगीचा आदि जो है वो विशेष रूप से बनाए जाते हैं। सो यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल वापस से घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडी जो है वो मांडी जाती है। सो मांडने जो होते हैं, मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण और वृत्त आदि आकृतियाँ जो है वो इसमें अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो और ये जो मांडने होते हैं वो अत्यंत ही सरल होते हुए भी अमूर्त और ज्यामितीय शैली का अद्भुत एक सम्मिश्रण देखने को मिलता है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी वो कला है, लोक कला है जिसमें त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण या अष्टकोण या इस तरीके की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, तो उसका संबंध जो है वो मांडना कला से है। इसके अलावा इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो है ये इस तरह की जो भी विशेषताएं दे रखी हैं इनमें से कोई भी विशेषताएं जो है वो पूछी जा सकती हैं। अब देखते हैं फड़। फड़ की अगर बात करें तो ये भिलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में चीपा जाति के जोशी चितेरों के द्वारा जो है वो पट
चित्रण किया जाता है। सो इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फर्ड का संबंध जो है वो कहाँ कौन सी जगह से है, तो भीलवाड़ा के शाहपुरा से है। कौन सी जाति से है, तो चिप्पा जाति से है। और इसके अलावा जोशी चितेरों के द्वारा जो है वो पट चित्रण किया जाता है। इस पर तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा में जो है वो इसे फर्ड कहा जाता है। और भीलवाड़ा निवासी जो श्रीलाल जोशी जी हैं वो इस शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इसके अलावा फर्ड जो है फर्ड भोपों के लिए निर्मित की जाती हैं बेसिकली। और भोपे जो है वो फर्ड को लकड़ी पर लपेट कर गाँव जाकर पारंपरिक जो वस्त्र होते हैं उन पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ में कदम थिरकाते हुए इस जो है इनका वाचन करते हैं। सो फर्ड का वाचन जो है वो कौन से संगीत यंत्र के साथ में होता है, तो कहीं पर जो है वो रावण हत्था का भी प्रयोग होता है, तो कहीं पर जंतर वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है। ठीक है, भोपों के द्वारा जिसका गायन किया जाता है। सो बेसिकली ये लोकनाट्य, गायन, वादन और मौखिक साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। और इसमें लोक देवता के जीवन के अनेक जो प्रसंग होते हैं बेसिकली उनके बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है। उनसे संबंधित जो भी चमत्कार होते हैं उनको भी चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति जो होती है उसको सबसे बड़ा जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य जो आकृतियाँ होती हैं उनके अनुपात में कई छोटी आकृतियाँ भी जो है वो बनाया जाता है। तो प्रमुख पात्रों को जो है वो बड़ा पात्र के रूप में फर्ड में दर्शाया जाता है और दूसरे जो भी पात्र होते हैं उन्हें छोटे छोटे पात्रों के रूप में दर्शाया जाता है। सो रंगों का इसमें प्रतीकात्मक प्रयोग होता है। प्रतीकात्मक जो भाव होते हैं उन भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग जो है वो रंगों का यूज किया जाता है। जैसे कि देवियाँ जो है वो नीले रंग से उनको जो है वो प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है। देव को लाल रंग से दर्शाया जाता है और राक्षस को काले रंग से, साधु को सफ़ेद या पीले रंग से दर्शाया जाता है। और सिंदूरी और लाल रंग शौर्य वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। अब फर्ड के लिए जो सर्वप्रथम मोटे हाथकते 2 सूती जो कपड़े होते हैं जिन्हें रेजी या रेजा कहा जाता है, उन पर गेहूँ या चावल के मांड में गोंद मिलाकर जो है वो कलफ लगाया जाता है। इसके अलावा सतह जो है वो तैयार होने पर उसे घोट कर समतल कर दिया जाता है और इस पर 5 या 7 रंगों के चित्रण किया जाता है। अब रंग जो होते हैं, रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हरताल, प्योडी, सिंदूर, हिंगोल, काजल, चूना, नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम जो है वो सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा और लाल रंग कपड़ों में, फिर भूरा वास्तु निर्माण में और अंतिम जो रेखाएं होती है, जो खुलाई होती है, जिन्हें कहा जाता है, वो केवल काले रंग से ही की जाती है। तो यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पाबू जी की फर्ड को जो है दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका चित्रण किया जाता है। अब बात करते हैं पाने जो होते हैं वो क्या होते हैं। राजस्थान जो है इसमें विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज़ पर बने जो चित्र होते हैं उन्हें ही पाने कहा जाता है। सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाते हैं और दीवार जो चित्र होते हैं उनके विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण जो ग्रामीण जन इन्हें जो है वो खरीद कर समय के अनुसार इनका प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में जैसे गणेश जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी और नरसिंह जी आदि के पाने काफ़ी ज़्यादा प्रचलित माने जाते हैं। श्रीनाथ जी का जो पाना है इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है वो कलात्मक माना जाता है और जिसमें 24 श्रृंगार का चित्रण मिलता है। सो दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट कि कौन सा पाना जो है जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण देखने को मिलता है, तो वो है श्रीनाथ जी का पाना। इस पर क्वेश्चन नहीं आया है अब तक, तो हो सकता है आगे पूछा जाए। देन कावड़ की अगर बात करें तो कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय माना जाता है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार कौन है, तो कावड़ के पारंपरिक कलाकार के रूप में आपको मांगीलाल मिस्त्री जी का नाम याद रखना है। उन्होंने अपनी कावड़ परंपरा को जो है वो सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए हैं। इनकी बनी कावड़े जो है वो देश विदेश में जो है वो कई सारे संग्रहालयों में शोभा बढ़ा रही है और कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी होती हैं। इसलिए इनका वाचन और श्रवण कर लोग श्रद्धा की अनुभूति करते हैं और मनमाना दान भी देते हैं। कावड़ जो होते क्या है, एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती हैं बेसिकली, और इसमें कई सारे द्वार होते हैं
सभी जो द्वार होते हैं या कपाट होते हैं उन कपाटों पर चित्र अंकित किए रहते हैं। कथावाचन के साथ साथ ये कपाट जो है वो खुलते हैं। तो एक तरफ जो है इनका कथावाचन चलता है, दूसरी तरफ कावड़ के द्वारों को खोला जाता है। अंत में राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्तियाँ जो है वो दर्शित होती हैं। कावड़ जो होते हैं ये लाल रंग से रंगी जाती हैं और इसके ऊपर फिर काले रंग से जो है वो पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न जो चरित्र होते हैं उन चरित्रों और घटनाओं का भी विवरण देखने को मिलता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ और लोक देवताओं जैसे पाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भरथरी को भी इस कथा के अनुसार जो है वो कावड़ में चित्रित किया जाता है। सो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है और ये बॉक्स में दी हुई है, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इस पर क्वेश्चन पूछे कि गौडलिया क्या है। सो पशुओं के शरीर पर जो विविध प्रकार की आकृतियाँ होती हैं उन आकृतियों के बड़े कलात्मक जो दाग दिए जाते हैं, आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं किन पर? पशुओं के शरीर पर। इन्हें ही क्या कहा जाता है? गौडलिया कहा जाता है। सो बेसिकली ये जो दाग होते हैं वो चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य जो पहचान होती है उसके लिए भी, तो दोनों पर्पज से चलता है। अगर पशु की अगर किसी ने चुरा दिया हो तो उसको पहचान के लिए भी होता है। दूसरा जो एक तरीके से नॉर्मली जो अगर किसी के घर में ज़्यादा पशु हैं तो शिनाख्त के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। सो दागने की ये जो क्रिया है इसको अटेरना और दागने के जो निशान होते हैं उसे गौडलिया कहा जाता है। तो ये याद रखना कि दागने की जो क्रिया है उसे अटेरना कहा जाता है, जबकि जो निशान होता है उसे गौडलिया कहा जाता है। ठीक है। देन पशुओं के ये जो चिन्ह होते हैं वो कहीं जाति विशेष के, कहीं अचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक होते हैं। तो इसमें भी अलग अलग जो है वो प्रतीक के रूप में जो है वो निशान किए जाते हैं। और दागने के ये जो चिन्ह होते हैं इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानव आकृतियाँ, विविध कृषि उपकरण और दैनिक आवश्यकता की जो भी वस्तुएं होती हैं उनके विभिन्न आंकों का भी इसमें समावेश देखने को मिलता है। और ये जो दाग होते हैं वो लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी या लोहे पीतल के अक्सर अथवा किसी वृक्ष विशेष की जो डाली होती हैं उसको गर्म करके बेसिकली ये दागे जाते हैं। अब बात करते हैं मेहंदी के। मेहंदी के बारे में हम सब जानते हैं, कहाँ की प्रचलित है? सोजत की। सो मेहंदी जो है वो प्राचीन कला से जो है प्रचलित है राजस्थान में। और स्त्रियाँ और बालिकाएं जो हैं वो तुलिका से जो है वो हाथों में मेहंदी के बारीक मांडती हैं। सोजत और मालवा की मेहंदी, तो सोजत तो हम सबको पता है, मालवा जो है वो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो ये याद रखना आपको। मालवा की मेहंदी भी मारवाड़ में जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। और मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजन और शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इसमें दीपावली पर पान, हथड़ी की बात, शंख, पगलिया जिसमें लक्ष्मी जी के पैर होते हैं, और इसके अलावा 16 दीपक, सुदर्शन और चक्र, और मकर संक्रांति पर घेवर, बीचनी, करवा चौथ पर चबड़ी और स्वास्तिक, और रक्षाबंधन पर लहरिया, ठीक शादी पर तोरण, कैरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक वगैरह। इस तरीके से काफ़ी सारे जो है वो जो भी जिसको जो अच्छा लगता है वो बनाते हैं। देन बात करते हैं गोदना। गोदना क्या होता है? तो शरीर को सुसज्जित करने के लिए गोदना जो है वो गुदवाया जाता है। बेसिकली इसे टैटू कहा जाता है, कह सकते हैं। तो इसकी परंपरा का जो है वो विकास हुआ था काफ़ी टाइम से, और आज भी देखने को मिलता है कि काफ़ी हमारे घरों में जो बूढ़ी जो डुकरियाँ होती हैं और या औरतें होती हैं काफ़ी पुरानी, तो उन पर नाम जो है गुदवाने का पुराना जो है एक टाइम में प्रचलन चला था, तो आज भी ये देखने को मिल जाएगा। तो किसी तीखे औजार से जो है वो शरीर के ऊपर जो है वो चमड़ी को खोद कर उसमें काला रंग भरने की जो काला रंग भरने से चमड़ी में एक पक्का निशान बन जाता है, और इसी को गोदना कहा जाता है। बेसिकली आदिवासी लोगों में गोदने गुदवाने का अधिक चाव देखने को मिलता है, और पर्याप्त धन और आभूषणों के अभाव में शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उन पर गोदने गुदवा कर वे अपने सौंदर्य भावना को एक तरीके से संतुष्ट करते हैं। सो कई सारी स्त्रियाँ जो है वो ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं, और आँखों को तीर के समान पहना दर्शाने हेतु भी कई जो है वो पलक के साथ में सार्या गुदवाती हैं।
तो उस आर्य का संबंध किससे है, तो ये भी जो है वो गोदना से ही है। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इस तरीके से जो है वो कहीं देवी देवताओं के नाम लिखवाते हैं, कोई त्रिशूल, पशु पक्षी या फल पत्तियाँ जो होती हैं उनके जो है वो आकृतियाँ गुदवाते हैं, तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन अब बात करते हैं कोठिया। कोठिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण के लिए जो कलात्मक कोठिया होती है वो निर्मित की जाती हैं। पहले टाइम में क्या होता था, आज के टाइम में तो फ्रिज है, पहले के टाइम में फ्रिज होते नहीं थे, तो घी वगैरह जो भी बहुमूल्य जो खाने की चीज़ें होती थी या जानवरों से बचाने के लिए, बिल्ली वगैरह कुत्तों से, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोठिया बनाई जाती थी। सो कोठिया जो है वो चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार की जो है वो जाली या झरोखे, कंगूरे या देवी देवता, जीव जंतु, बैल बूटे और मांडने जो है उस पर उभारे जाते हैं, तो उनको भी जो है वो एक तरीके से कलात्मक रूप दिया जाता था। ये जो कोठे होती हैं उनमें अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु भी जैसे घी, दूध, दही रखे जाते हैं। अब बात करते हैं विल की। विल क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान के जो ग्रामीण अंचल है उसमें विल रखने की जो परंपरा है वो पुराने घरों में सर्वत्र देखने को मिलती है। विल जो होता है वो बांस की पतली खपचियाँ होती है, बेसिकली उनको धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी जो मिट्टी होती है उससे इन्हें बनाया जाता है। यह विल जो है वो विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है, उसमें कई सारे मतलब छोटे छोटे जो है वो खाने होते हैं, और इसे सुंदर बनाने के लिए जो है वो इसमें कई छोटे छोटे गवाक्स, जालियाँ, कंगूरे बनाए जाते हैं, और इन पर भी छोटे छोटे जो है वो कांच चिपकाए जाते हैं, और इनमें दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं होती हैं, बर्तन होते हैं, वो आदि इसमें सजाए जाते हैं, तो उन्हें व्हील कहा जाता है। बेसिकली ये एक तरीके का स्टैंड टाइप से होता है, छोटा सा जैसे बर्तन रखने का स्टैंड होता है उस तरीके से। और जैसलमेर क्षेत्र में जो है वो एक से बढ़कर एक इसमें सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को आपको मिल जाएंगे। देन कठपुतली की अगर बात की जाती है तो कठपुतली सबको पता है क्या है होता है और देखा हुआ भी होगा। तो काष्ठ से बनी हुई जो पुतलियाँ होती हैं उन्हें कठपुतली कहा जाता है, और ये इनका कमाल देखते ही बनता है बेसिकली। और धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती हैं, जो धागे से बंधी हुई होती हैं बेसिकली इस शैली में, तो ये राजस्थान की देन है मोर स्पेसिफिकली। और सिंहासन बत्तीसी, इसके अलावा इसमें कौन कौन सी कठपुतलियाँ प्रसिद्ध है तो उनके नाम यहाँ दिए गए हैं कि सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे जो खेल हैं वो इन्हें कठपुतलियों के द्वारा गांव-गांव में जो और घर-घर में दिखाए जाते हैं। 1965 में रोमानिया में आयोजित एक थर्ड अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव हुआ था, जिसमें उदयपुर के भारतीय कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला को विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करवाया था। तो उस समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसको फेमस और प्रचलित किया था, वर्ल्ड फेमस, विश्व के स्तर पर जो है वो इसका एक तरीके से मार्केटिंग हुई थी बहुत ज़बरदस्त वाली। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ से। ओके।